आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो न जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धस कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी उम्र 26 साल थी और इस उम्र में हर लड़के को इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए। और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का एक छोटा सा फंक्शन था। कुमकुम की लाइट थी ताकि यह महसूस हो सके कि घर में खुशी का माहौल चल रहा है। यह मेरा घर नहीं था, बल्कि मेरी मुँह बोली मौसी का घर था। उनके पति का काफ़ी साल पहले देहांत हो चुका था और मेरी माँ से की सहेली थी और वे अकेली थी। मैं भी अकेला था, इसलिए मौसी ने कहा कि तुम मेरे बेटे बन जाओ। मेरा कोई बेटा नहीं है। माँ की सहेली थी और बहनों की तरह दोनों रहती थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी, साथ ही खेलकर पढ़कर बड़ी हुई थी और साथ ही उनका मरते दम तक ये नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद माँ की सहेली मुझे प्यार करती थी और मुझे भी वह मेरी सगी माँ ही लगती थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है, मुझे भी घर में ज़रूरत है और मौसी को सहारे की ज़रूरत थी। इसलिए मैं बिना झिझक के उनके घर में रहने लगा। पिछले 3 साल से मैं यहीं रह रहा था। यहाँ पर उनकी छोटी बेटी भी रहती थी। 3 साल पहले मौसी की बेटी की उम्र 12 साल थी। उसे मैं बच्ची ही समझता था, लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वह कमरा जो मौसी ने इस घर में मेरे नाम कर रखा था और मैं 3 साल से इसी कमरे में रहता था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरी मुँह बोली माँ की 5 साल की बेटी से हो जाएगी और वह अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। मौसी शायद सोने के लिए चली गई थी। घर में थोड़े मेहमान थे, वो भी चले गए थे, लेकिन मैं कशमकश में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि एक 15 साल की लड़की के साथ पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोचते हुए अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी बच्ची के साथ, क्योंकि वह जैसी भी थी, अभी बहुत ही कम उम्र थी और वह छोटी बच्ची थी। मैंने अपनी मौसी के कहने से शादी की थी। अगर रागिनी थोड़ी सी बड़ी होती, 15 की जगह 18-20 साल की होती, तो भी मैं इस शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी लड़की थी और उसे मुझसे शादी करने पर कोई ऐतराज़ न था। मुझे ऐतराज़ सिर्फ उसकी उम्र कम होने पे था और इससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मासी ने कुछ इस तरह जज्बाती तौर पर मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार नहीं कर सका। मैंने तो मौसी से यह भी कह दिया था कि अभी रागिनी के साथ फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना, जब वह बड़ी हो जाएगी। मैं अपने दोस्त के साथ दुबई चला जाऊँगा और वहाँ कुछ काम धंधा देख लूँगा। इसके बाद आप विदाई कर देना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन मौसी कहने लगी, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते हैं। ऐसा नहीं था कि दूसरे घर रागिनी को विदा होकर जाना है। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह पति पत्नी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं, वह शुरुआत में हम अभी नहीं करेंगे। जब रागिनी बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल बाद। क्योंकि मैं इतनी छोटी लड़की से शादी करके कानूनी जुर्म समझता था और यह वाकई कानूनी जुर्म था भी। इसलिए खामोशी से मौसी ने मेरी शादी करवा दी, वरना पुलिस यहाँ तक पहुँच जाती, पुलिस हमारे घर भी आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। इसको लेकर मैं काफ़ी हद तक परेशान था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से ख़राब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सज़ा तो मिल ही जाएगी। यही सब सोच कर मैं सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मौसी के कमरे का दरवाज़ा खुला और बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक दुल्हन के पास नहीं गए, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उनके मुंह से यह बात सुनकर जाने मुझे क्या अजीब लगा। अपने दिमाग में सवाल जवाब कर ही रहा था कि मौसी का जवाब दूं या ना दूं। मैं उन्हें से क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। यह कहकर मैंने मौसी से नज़रें चुरा ली और वह वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती है तो मुझे जाने में कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन वह तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी।
और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मोहसिन ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी मैंने तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को दुत्कार नहीं सकते हो। मौसी की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। युद्ध करने वाली बात कहाँ से आ गई? वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझे वहाँ से उठना पड़ा और रागिनी के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो रागिनी ने पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सिर झुकाए बैठी थी। मुझे न जाने क्यों रागिनी को देखकर बहुत दुख हुआ। वह छोटी सी बच्ची थी और मौसी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं निभाऊँगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए बैठी थी। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है? वह तो इतनी बड़ी नहीं थी ना, वह छोटी ही थी, और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने वाले सोफे पर जाकर सोने लगा। तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखकर कहा, फिर थोड़ी देर बाद बोली, आप बेड पर ही सो जाएं, सोफ़ा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। वह छोटी सी थी, लेकिन बात तो उसने बड़ों जैसी कर दी थी। मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला किया। लेकिन जब वह खुद ही कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था। मैंने महसूस किया कि रागिनी अभी तक बैठी हुई थी। वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने आँखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। पर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर भारी भरकम कपड़े बदल लो और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि मेरी बात सुनकर नाराज़ हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी छोटी सी तो थी। फिर थोड़ी देर बाद वह ड्रेसिंग रूम में गई और उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरी बराबर में आकर लेट गई। तो मैंने उठकर लाइट ऑन कर दी। लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही है। मैं उसको बार बार फिर से उसकी जगह पर आराम से धकेल देता, लेकिन वह फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वह शायद नींद में थी या उसको ज़्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वह तो नींद में यह हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसके यह हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वह मेरे इतने करीब आ गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी पत्नी थी, और मैं उस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं। और यह कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को इस शादी के बारे में खबर हो जाती, रागिनी का मेडिकल चेकअप हो जाता, तो बाद में मुझे कोई ना कोई सज़ा ज़रूर होनी थी, क्योंकि बेशक यह शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी, बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता तो कायम किया है, और मैं सही कह रहा था। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं उससे दूर ही रहूं। इसलिए मैंने रागिनी को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवट बदल लिया। मैं सुबह तक बेचैन रहा। जब मेरी आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देखा रागिनी अभी तक सो रही थी। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया, और सारा दिन बेचैनी में ही रहा। नौकरी की तलाश में था। मुझे जल्दी से कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। रागिनी को लेकर न जाने उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में कैसे गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं रागिनी की माँ से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दो, जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती। रागिनी एक लंबे कद की लड़की थी। वह खूबसूरत थी। 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 17 की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह लगती थी। लेकिन मैं तो उसके साथ हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं ज़्यादा रागिनी से बातचीत नहीं किया करता था। 3 साल इस घर में
ऐसे रहा जैसे मैं इस घर में मौजूद ही न रहा। सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था, या फिर मौसी के कहने के से कोई काम देती तो उस काम के लिए सौदा वगैरह लाने के लिए बाज़ार जाता, या बिजली का बिल जमा कराना होता, गैस भरवाने होते। तो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मौसी मुझे ही बुलाया करती और मैं उस समय घर आ जाया करता। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता तो मुझे नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ में आ सके। मौसी घर मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। एक दिन मौसी ने मुझसे एक ऐसी ज़िद कर दी कि मैं ख्याल में भी सोच नहीं सकता था। मौसी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मौसी की इस बात से मैं हैरत में डूब गया, क्योंकि उनकी बेटी रागिनी सिर्फ 15 साल की थी और मैं कैसे इतनी छोटी बच्ची से अपनी शादी कर सकता था। इस समय मेरी उम्र 26 साल थी। वह मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी, लेकिन मौसी ने तो जैसे उसको बहुत बड़ी समस्या बना दिया और रोना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों के बाद मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती हुई रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल से मौसी के घर में पल रहा था, खा रहा था, पी रहा था और मुझे यहीं रहने के लिए छत मिली थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना थी। मौसी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर था और वहाँ मुझे रात दिन बेइज्जत किया जाता था, मेरी इंसल्ट की जाती थी, मुझे निकम्मा नकार दिया जाता था, हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। उसके उलट यहाँ बहुत सुकून था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूँ, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा जमा नहीं हो जाता तब तक मैं मौसी के घर पर ही रहूँगा। जो पैसे मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था, उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि ज़्यादा पैसे जमा हो सके और मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं, और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं। नहीं तो किराए का ही घर ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतज़ाम कर लूं। लेकिन इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी मौसी के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही ले, लेकिन उसको भी मैं संभाल कर रखता जा रहा था। यह मेरी मौसी की ही वजह से था, जिसने मुझे सहारा दिया था, निकम्मा होने का ताना नहीं दिया था, मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा था। मामा के घर में मुझे खाना मिलता था, लेकिन यह खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब मौसी के सामने ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इतने एहसान थे मौसी के मेरे ऊपर कि मैं इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर सकता था। यकीनन मौसी का दिल टूट गया। वैसे ही अभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है, उनके हाथ में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया है। मैं उन्हें सदमा नहीं देना चाहता था। अगर मेरी वजह से मौसी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। दूसरा, मेरी इस बात से माफ़ी से उनका दिल दुखता। मुझे इस घर से निकाल भी सकती थी, या फिर शायद वह मुझे अपने घर में रख भी लेती, लेकिन मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल ना रह जाता। बहुत सोचने के बाद मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन मेरी एक शर्त थी कि विदाई मैं 5 साल के बाद करूँगा। जब उन्होंने बात की तो एक धमाका सा हुआ। उन्होंने कह दी, नहीं, विदाई हमें साथ ही करनी है। ऐसी क्या मुसीबत आई है कि भाई जल्दी विदाई में हो। भगवान की कृपा से आप अब बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। तो मौसी ने कहा, कुछ भरोसा नहीं है कि कल क्या हो जाए और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की से शादी कर लो, क्योंकि अब तुम भी जवान हो। कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत में फंसा सकती है और मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तुम सोचोगे कि एक शादी ही तो की है, तुम्हारे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, ना ही तुम्हें बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांधे रखेगी। इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तुम्हें आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए, तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाओ। तो मौसी ने हर तरह से मेरा रास्ता बंद कर दिया। उनके बाद भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था। हर माँ को यही डर होता है
कि उनकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा। और रागिनी इतनी छोटी थी, मुमकिन था कि किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। मुझे काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता था, ऑनलाइन भी मैं काम करता था। काफ़ी लड़कियां मेरी स्टूडेंट भी थी, काफ़ी से मेरी दोस्ती भी थी। और मेरा अगर इरादा बदल जाए तो यह ज़्यादा सोचने के बाद मैंने रागिनी से शादी करने के लिए हामी भरी ली और विदाई के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वह घर में के लिए काफ़ी नहीं थे। फिर खाना पीना ये सब कहाँ से होता। मैंने रागिनी से शादी में ही भलाई समझी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया। कुछ साल इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद ये बड़ी हो जाएगी तो इसके साथ कोई भी रिश्ता रखूँगा। बस ठीक है, ज़िंदगी अच्छी तरह कट जाएगी। रागिनी के साथ यह भी हो सकता है कि वह बड़ी होकर रागिनी का दिमाग बदल जाए और खुद ही वह शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उससे 11 साल बड़ा था। अगर वह ऐसा करती तो मेरे लिए आसान हो जाता और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन रागिनी की हरकत तो मुझे कुछ और ही पता दे रही थी। वह इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया कि बहाने बहाने से वह मेरे करीब आने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि यह शायद मौसी की पढ़ाई हुई है, कि उन्होंने ही रागिनी को यह बात समझाई होगी कि किसी तरह न किसी तरह तुम पति पत्नी वाला रिश्ता बना लो, ताकि जल्दी ही रागिनी उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बंध जाए। माँ से इस तरह की सोच पर मुझे अफसोस हो रहा था। उन्हें अपने बच्चे की सेहत की कोई चिंता नहीं थी, उसका फ्यूचर सुरक्षित नहीं था, न कोई भगा जा रहा था। लेकिन समय बाद में मेरा यह ख्याल भी आया कि मौसी की पढ़ाई हुई है। मैंने महसूस किया कि रागिनी तो खुद इस टाइप की है कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया और वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। उसे इस रिश्ते के बारे में मालूम था और उसके अंदर जज्बात पैदा हो गए थे और मैं उसका पति था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द उसके करीब आ जाओ। इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन बदलाव हो जाते हैं और यह इच्छा ज़्यादा हो जाती है कोई लड़का उनके करीब आ जाए। यह उम्र लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा नाजुक उम्र होती है। इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप के केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो वे अपनी राह भटक जाती है। और रागिनी भी उसी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते हार्मोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद रागिनी को यह बात अच्छी तरह पता थी कि मैं उसके करीब जाऊं, एक रिश्ता कायम करूं, इसलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती। रात में हम एक ही बेड पर सोते तो वह मेरे करीब आ जाते, अच्छे से तैयार होकर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती। वह अभी सिर्फ 10th क्लास में थी। मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वह चिपक कर बैठने की कोशिश करती। मैं उसे पीछे हटकर बैठने के लिए कह जाता। पहले तो पीछे हट जाती, लेकिन दोबारा फिर मेरे करीब आ जाती। धड़कों में तूफान मच जाता, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर वह बहुत डरा हुआ था, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। कानूनन जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूं। कुछ दिनों से मैंने देखा रागिनी की दिमागी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद जब ख़त्म हो गई तब उसने खुद ही मेरे बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और वह मेरे सीने से लग गई। मेरे शरीर में जैसे आग लग चुकी थी। लेकिन मुझे रागिनी की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया तो वह रोने लगी। बोली, आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बात करो। मेरे गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था, न जाने कितनी बुरी बात सुनाई और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। और यह 2 दिन मैं अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मौसी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे। यही डर था कि रागिनी का रंग बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वह शायद मेरे घर छोड़कर जाने की बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी।
मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने मौसी से बहाना कर दिया कि मैं 2-1 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे रागिनी को चुपचाप सी लग देखकर खुद अफसोस होने लगा। मुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वह अभी बच्ची है, बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए। गुस्से से मैं अपने कमरे में गया तो रागिनी अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से से उसे बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से में उसे यह भी कह दिया था कि आज के बाद वह मेरे साथ बेड पर कभी नहीं होगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने रागिनी को पुकारा। मेरे पुकारने के बाद वह एकदम डर गई और कहने लगी, प्लीज़ कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूँगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने गहरी सांस ली, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया। आई एम सॉरी। गुस्से में कुछ गलत बोल गया। मेरी ज़रा सी नरमी पाकर वह रोने लगी। रोते हुए मेरे साथ लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया तो वो सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता था कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। मम्मी ने मजबूर करने पर मेरी शादी आपसे कर दी। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा ऊपर था। मैंने कहा, नहीं, तुम मुझे बुरी नहीं लगती हो, मुझे अच्छी लगने लगी हो। तुम अब तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास मैं आ नहीं सकता, क्योंकि तुम अभी कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने आज उसे अपना हर दर्द बता दिया। मुझे लगा यह सुनकर उसको सुकून मिलेगा, लेकिन मैं तो और ज़्यादा परेशान हो गई। वह किसी गहरी सोच में डूब गई थी। समय कुछ और आगे बढ़ा तो रागिनी का पेट फूलने लगा, उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। माँ से भी उन दिनों कुछ चुप चुप सी रहती थी, काफ़ी बीमार भी रहने लगी। मैं मासी से रागिनी के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए तो मासी कहने लगी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसने दवा दी है, ठीक हो जाएगी। मौसी की तबीयत भी बहुत बिगड़ गई थी। उनके सीने में फिर से तेज़ दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वह दम तोड़ चुकी थी। यह सदमा रागिनी के लिए बहुत बड़ा था। उस समय मैंने उसे संभाला, महसूस किया कि उसका पेट और भी ज़्यादा बड़ा होने लगा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो मुझे बताया सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगे, आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही घूम गया। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जा रहा था, वह कम उम्र में ही ये गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए शादी की थी। उनकी जल्दबाजी मेरी समझ आ गई। रागिनी का मेरे करीब आना भी मुझे समझ आ गया। अब मेरी अकल इतनी हैरान थी, इतनी सी उम्र में रागिनी यह सब कैसे कर सकती है। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी की बहुत कम उम्र है, उसका ख्याल रखना होगा, वरना डिलीवरी में मुश्किल आ सकती है। मैं जब घर वापस आया तो रागिनी को कमरे में ले गया। उसको ले जाकर मैंने बेड पर पटक दिया और कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी कम उम्र में यह सब कुछ कर सकती हो। मैं ही मासी को मिला था तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी, नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे ऑटो ड्राइवर ने ज़बरदस्ती मेरे साथ यह कहकर वह सिसक कर रोने लगी। मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र हूँ और यह तकलीफ़ सहन नहीं कर पाऊँगी। यह सुनकर मैं सिर पकड़कर बैठ गया। रागिनी कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मेरा कोई दोष नहीं है। वह मेरे कदमों में बैठ गई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसकी माँ ने मुझे धोखा दिया था, वह मुझे सहन नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर अपने कमरे से निकल गया, हमेशा के लिए। मैं काफ़ी दिनों से दुबई जाने के लिए सोच रहा था। मैं रागिनी को उसकी माँ के पास छोड़कर दुबई चला जाऊँगा। 4-5 साल बाद आऊँगा, तब तक वह 19-20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया, उसने तो मेरी हस्ती को हिलाकर ही रख दिया। दुबई जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले दिन रागिनी को बिना बताए दुबई चला गया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि वह अकेली कम उम्र लड़की जो कि एक माँ बनने वाली थी और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी, वह अकेली उसकी क्या हाल होगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। उस समय बस गुस्से में था और गुस्से में यह फैसला मैंने
कर लिया और मैं उसे छोड़कर दुबई आ गया। काम की तलाश में लग गया। महीनों बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे से रागिनी का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रात को उठकर बैठ जाता, रागिनी का ख्याल मुझे परेशान करता और यूं ही वक्त गुजरता रहा। 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया क्योंकि मेरा 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था, वह ख़त्म हो गया और मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली थी। सच कहूँ तो सिर्फ रागिनी की खातिर हिंदुस्तान आया था, वरना हिंदुस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत बेचैन रहा और मेरा जो 2 साल का एग्रीमेंट था वो ख़त्म होते ही मैं सीधा हिंदुस्तान आया। मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि रागिनी ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या वह वाकई रागिनी थी? एकदम हड्डियों का ढांचा सामने सोफे पर पड़ी हुई थी, चेहरा जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो, हाथ पैर लकड़ी के समान हो गए थे। तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर उसने शायद विश्वास नहीं आया। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा, रागिनी? हाँ, मैं ही हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह चले। वह रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद बहुत तकलीफ सही है। पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे ज़िंदा क्यों रखा है, वरना शायद मैं तो उसी दिन मर जाती। जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था, वह तकलीफ़ याद करती हूँ तो सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी अपना नहीं था। वह अपनी बीती सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। वह कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उसी में अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन ज़िंदगी जीने की कोई उमंग नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं थी। जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ वह ज़बरदस्ती किया गया। मैं उसे बाहों में उठाकर अस्पताल भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उसे अपने साथ दुबई ले गया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। पूरा 1 साल लगा उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, जो कि कुछ किया मैंने गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रागिनी का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। उस दिन मैंने रागिनी को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था। उसे अपनी पत्नी स्वीकार